हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पाठक स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम टेस्ट 10 करेंगे और 10वां टेस्ट जो कि सब मिश्रित है। जैसे उसमें जीएस के भी क्वेश्चंस हैं, साइंस के भी क्वेश्चंस हैं, ऐसे मिश्रित क्वेश्चंस रखे गए हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल जो कि आंसर के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिसका लिंक दिया गया है, और वहीं पे टेलीग्राम लिंक है जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। वहाँ पे सारी वीडियोज एक साथ आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा उनका, और सभी वीडियोज की पीडीएफ फाइल आपको वहाँ पे एक साथ मिल जाएगी। चलते हमने वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, वायु, नाइट्रोजन। आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। आंसर्स देने के बाद हम उनके बारे में सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे, इसलिए आप आंसर दीजिए, हम उनके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताते रहेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ही रूप है। अगर हम कहें तो सामान्य रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में रहती है, किंतु जब इसके सामान्य दबाव को कम किया जाता है तो यह सिकुड़कर ठोस अवस्था प्राप्त कर लेती है तथा पानी की बर्फ की तरह जम जाती है। इसका तापमान लगभग 78.5 फ़ारेनहाइट होता है। इस बर्फ की विशेषता यह होती है कि यह पिघलने पर तरल अवस्था में नहीं आती, बल्कि सीधे गैस बनकर उड़ जाती है। इसका उपयोग बर्फ जमाने की फैक्ट्री में मछली, मांस, अंडे, आइसक्रीम इत्यादि को ठंडा रखकर दूर दूर तक सही सलामत पहुंचाने में भी होता है। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इनका जो प्रयोग होता है मांस, मछली, अंडे, आइसक्रीम, बर्फ जमाने में, बर्फ की फैक्ट्री में, इन सब का कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अरुण शौरी, सुरेंद्र कुमार, प्रणब मुखर्जी और धनती राय। मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार जो कि मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी के लेखक हैं। इस पुस्तक का विमोचन जो है सूचना प्रौद्योगिकी और प्रसारण मंत्री जब थे वेंकैया नायडू तब हुआ था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग की जाने वाली एक तकनीक एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है? ऑप्शन है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। इस सभी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इनको हमने इस टेस्ट में शामिल किया है। तो एकदम ध्यान से करें, सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करें। जिनको नहीं आ रहा है वो तो हम बताएंगे और उनके बारे में हम विस्तृत जानकारी भी आपको देंगे। तो जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग की जाने वाली एक तकनीक एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है? ऑप्शन है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो एंडोस्कोपी है ये मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का निरीक्षण करने के लिए प्रयुक्त यंत्र को अंतर्दर्शी, या फिर इसे हिंदी में अंतर्दर्शी और इंग्लिश में एंडोस्कोपी कहा जाता है। इसमें प्रकाश नलिका का उपयोग किया जाता है। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा अंगों का चित्र प्राप्त किया जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ही यह कार्य करती है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, धातुएं, ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं सिवाय किसको छोड़ करके? जैसे एल्युमिनियम को, आयरन को, बिस्मथ को, सिल्वर को, किसको छोड़ करके अन्य धातुएं जो हैं वो ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं? आपके ऑप्शन है एल्युमिनियम, आयरन, बिस्मथ, सिल्वर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिस्मथ।
बिस्मथ को छोड़ करके अन्य जो 3 ऑप्शन दिए गए एल्युमिनियम, आयरन और सिल्वर, ये ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं। अगर हम बिस्मथ की बात कर लें तो बिस्मथ एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु भार जो है 83 है। यह ऊष्मा और विद्युत का संचालक नहीं होता है। अब आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन जिसे लोहा कहते हैं, भूगर्भिक तत्वों में लोहा का चौथा स्थान है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। यह धातु, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। इसी के साथ साथ एल्युमिनियम की बात अगर हम करें, यह भी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका निष्कर्षतः मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क में विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। सिल्वर तो आप लोग जानते ही हैं कि विद्युत का सर्वाधिक सुचालक होता है। अधिकतर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है। चांदी प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। धातुओं में चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है और इसका आंसर चांदी ही बनाता है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपके के.जी. मुसरूवाला, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? के.जी. मुसरूवाला, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा सबसे पहले इन्होंने संस्था की थी। इन्होंने रस्किन बॉन्ड जो है, रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट से लिया। ये जो इनके मन में अवधारणा आई, ये किताब से मिली। कौन सी किताब थी? अनटू दिस लास्ट। यह पुस्तक आर्थिक एवं राजनीति पर आधारित थी। 1908 में गांधी जी ने इसी किताब से आधार लेकर स्वयं दर्शन किया, जो सर्वोदय अर्थात सभी को ऊपर उठाना, सबका विकास सिद्धांत पर आधारित थी। बाद में इसको विनोबा भावे ने भूदान या ग्रामदान आंदोलन नाम से चलाया। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भूदान या फिर ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो आंसर बनता है उसका विनोबा भावे द्वारा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में BCC क्या है? जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो उसमें कई टू BCC ऐसे करके ऑप्शंस आते हैं, तो उसमें BCC क्या है? ऑप्शन है आपके बैक कार्बन कॉपी, दूसरा बैक करेक्ट कॉपी, तीसरा ब्लाइंड कॉपी टू कॉपी, चौथा है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC के फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो कि BCC का पूर्ण रूप है। ठीक है, पूर्ण रूप या फिर फुल फॉर्म कहें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है केबल उद्योग, भारी जल संयंत्र, जल विद्युत, एटॉमिक रिएक्टर। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, भारी जल संयंत्र। तालचेर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। यह भारी जल संयंत्र का केंद्र होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारी जल का जो सूत्र होता है वो होता है D2O। ठीक है, तालचेर में कोक पर आधारित उर्वरक इकाई भी है। इसके अतिरिक्त यहाँ भारत के प्रमुख रासायनिक उर्वरक केंद्र जैसे राउरकेला हुआ, तालचेर में ही स्थित है। ये दोनों उड़ीसा राज्य में ही स्थित है, मतलब राउरकेला और तालचेर दोनों उड़ीसा में ही स्थित हैं। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन है पल्लवों को, चोलों को, राष्ट्रकूटों को, चालुक्यों को। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन पल्लवों को, चोलों को, राष्ट्रकूटों को, चालुक्यों को। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चालुक्यों को। ये जो बम्बई के निकट स्थित एलिफेंटा है, एलिफेंटा गुफा भी जिसे कहते हैं, एलिफेंटा जो शैलों से बनी हुई है या फिर चट्टान कहें तो चट्टानों से बनी हुई है, इन मंदिरों का जो निर्माण का श्रेय है चालुक्यों को दिया जाता है, चालुक्य वंश को ही दिया जाता है। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है,
प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है आपके मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, इनमें से कोई नहीं। प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी, लेकिन किनके बीच में लड़ी गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी की लड़ाई जो है 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों ने नवाब के विरोधियों, जो सिराजुद्दौला के विरोधी थे, जैसे वही तो नवाब थे उस समय बंगाल के, जैसे सेनापति मीर जाफर, बंगाल का प्रसिद्ध बैंकर जगत सेठ, राय दुर्लभ तथा अमीन चंद्र से संधि कर ली और मीर जाफर को नवाब बनाने का दावा किया गया। उन्होंने लोभ दिया मीर जाफर को कि हम आपको नवाब बना देंगे। क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना तथा सिराजुद्दौला की सेना 23 जून को पलासी नामक गांव में आमने सामने हुई। युद्ध प्रारंभ होने पर मीर जाफर और राय दुर्लभ निष्क्रिय रहे। केवल मीर मदान और मोहनलाल जैसे वफादारों ने अंग्रेजों का बहादुरी से सामना किया, लेकिन अंग्रेजों की विजय हुई। सर जदुनाथ सरकार ने कहा कि 23 जून 1757 को मध्यकालीन युग का अंत और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। ये कई बार पूछा गया है कि सर जदुनाथ, ये जो लाइन है 23 जून 1757 को मध्यकालीन युग का अंत और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ, यह किसने कहा है? तो आंसर अक्सर बनाता है सर जदुनाथ को। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेनापति को मीर जाफर को वहीं पे नवाब बना दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था? ऑप्शन आपके 1858, 1935, 1919, 1909। किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ही सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। संघात्मक मतलब केंद्र में एक संघ की सरकार होगी। ठीक है, अब 1858 जो हमने ऑप्शन में रखा है, इसके अधिनियम के द्वारा भारत के शासन को कंपनी से लेकर सम्राट को सौंप दिया गया, कि पहले कंपनी के पास था, लेकिन इसके बाद सम्राट के हाथ में रख दिया गया, जो ब्रिटेन के सम्राट थे। इस एक्ट को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा प्रदान की गई है। और जो अगला ऑप्शन है 1919, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। प्रांतों में 1919 और केंद्र में 1935। और जो 1909 दिया गया है, ये अधिनियम जो है मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? हुमायूं, तानसेन, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा। जो अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? हुमायूं, तानसेन, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, टोडरमल। टोडरमल जो कि अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था। मुगल काल में वजीर दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी था। यह दीवान के नाम से जाना जाता था। वजीर को दो श्रेणियों, वजीर तजवीज़ और वजीर तनफीज में बांटा गया था। अकबर वजीर पर नियंत्रण के लिए दीवानों की नियुक्ति की। अकबर के दीवानों में मुजफ्फर खां, टोडरमल और शाह मंसूर प्रमुख थे। तो अगर राजस्व मंत्री की बात की जाए तो राजस्व मंत्री जो थे ये टोडरमल थे। हुमायूं अकबर के वंश के जो, जैसे बाबर हुआ फिर हुमायूं हुआ, तो अकबर के पिता का नाम जो था हुमायूं था। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था, जिसका नाम है वंदे मातरम, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज, भारत छोड़ो आंदोलन। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था, जिसका नाम क्या है? वंदे मातरम, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन।
स्वदेशी आंदोलन जो था 1905 में बंगाल विभाजन के बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की तथा बहिष्कार का भी प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन का मतलब ये था कि जो भी चीज़ें हम अपनाएंगे, जो भी चीज़ें प्रयोग करेंगे, स्वदेश अपने भारत में ही बनी चीज़ें हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 के पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। जो वंदे मातरम दिया गया ऑप्शन में, यह इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ठीक है। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके अंतराल फसल, रेशम उत्पादन, जल संवर्धन, आर्द्रता संवर्धन। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके अंतराल फसल, रेशम उत्पादन, जल संवर्धन, आर्द्रता संवर्धन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जल संवर्धन। मृदा रहित कृषि मतलब मृदा में न उगाई जाए, किसी और चीज़ों में उगाई जाए, तो जल संवर्धन ही कहलाएगा। ठीक है। तो ये जो है जल संवर्धन इसका आंसर होगा। मृदा रहित कृषि मतलब जल संवर्धन। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन आपके दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक कौन है? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। दक्षिण पूर्व एशिया में जैसे थाईलैंड आता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऐसे देश आते हैं जो विश्व में अग्रणी रबड़ उत्पादक देश हैं। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया आंसर बना। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? ऑप्शन है आपके कांगो, होंगहो, नील, कोलोराडो। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है, नदी में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, कोलोराडो। जब किसी पठारी भाग में शैलें आड़े तिरछे बिछी हों और वर्षा भी कम होते हैं तो उस स्थान पर बहने वाली नदी की घाटी बहुत गहरी और तंग होती है। ऐसी तंग घाटी को कैनियन अथवा आई आकार की घाटी कहते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी पर स्थित ग्रैंड कैनियन। तो ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 झीलें भी हैं, जो जैसे ओंटारियो, इरी, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ऐसे 5 झीलें हैं। ठीक है। तो इनको आप देख लीजिए, जो कनाडा और अमेरिका के सीमा पर बसी हुई हैं। ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी अन्न प्राप्त करने के लिए, अन्न भंडारण के लिए, अन्न के आयात के लिए उपयुक्त सभी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस लिए की गई थी? ऑप्शन आपके अन्न प्राप्त करने के लिए, अन्न भंडारण के लिए, अन्न के आयात के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अन्न प्राप्त करने के लिए भी, अन्न भंडारण के लिए भी, अन्न के आयात करने के लिए भी। अगर कहीं से आयात किया जाता है तो अन्न वहीं पे रखा जाएगा। एफसीआई के अंतर्गत ही आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 को की गई थी। इसका जो प्रथम जिला कार्यालय था वो तंजावर था, जिसे तमिलनाडु का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के अंतर्गत की गई थी। और हमने आपको बताई दिया, ये अन्न प्राप्त करने के लिए, अन्न भंडारण के लिए और अन्न के आयात करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया 1986। आपके जो पीडीएफ दी जाएगी उसमें लिखा रहेगा, उसमें हम करेक्शन कर देंगे। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य है, ऑप्शन है आपके वनों की रक्षा और वृद्धि करना, वन एवं बिरले पशुओं की वृद्धि और रक्षा करना, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, उपयुक्त सभी। क्या उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का?
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यह अधिनियम जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इन सभी विषयों को ध्यान में रखा गया है कि जिसका मुख्य उद्देश्य का हो वातावरण में रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना। और रसायनों का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड न बढ़ने पाए, किसी प्रकार की ऐसी घातक गैसें न बढ़ने पाए। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 में लागू कर दिया गया। और अधिनियम के निम्न उद्देश्य हैं, जैसे पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, मानव पर्यावरण के स्टॉकहोम सम्मेलन के नियमों को कार्यान्वित करना, मानव प्राणियों जीवों वनों की रक्षा करना एवं बिरले पशुओं की वृद्धि करना, जो आपके ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना। 30 सब इसके उद्देश्य थे। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा का अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक लोकसभा का विघटन न हो जाए, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त न हो जाए, अगले मंत्रिपरिषद का गठन हो जाए, अगली लोकसभा का गठन न हो जाए। कब तक पद पे बना रहता है लोकसभा का अध्यक्ष? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अगली लोकसभा का जब तक गठन न हो जाए। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म हो जाता है और लोकसभा भंग हो जाती है, फिर भी लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। जब लोकसभा विघटित होती है तब भी अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है। अगर हम ये कहें कि अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल पर्यंत पद धारण करता है, किंतु 3 मामलों में समय से पहले भी हटाया जा सकता है। रीजन, यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता, या फिर यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर दे, जैसे अगर वो खुद से इस्तीफा दे दें, या फिर वो पहला हमने बताया पॉइंट आपको कि सदन का सदस्य न हो तब भी उसे हटाया जा सकता है, या फिर खुद इस्तीफा दे दे, या फिर यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे पद से हटा दें। किंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना उसको न दे दी जाए। इन 3 कारणों से उसे हटाया जा सकता है, लेकिन वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक अगली लोकसभा का गठन न हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ऑप्शन आपके कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित होकर के भारत के संविधान में लिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, आयरलैंड। भारत संविधान में नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। इसके अतिरिक्त भी आयरलैंड से राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति और संसद के दूसरे सदन में विशिष्ट वर्गों के सदस्यों का नामांकन, ये दोनों भी लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन इटली, चीन, जापान, जर्मनी। 24वें शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, चीन। 23वें शीतकालीन ओलंपिक जो 9 से 25 फरवरी 2018 के मध्य हुआ था, वह दक्षिण कोरिया में हुआ था। लेकिन अब उसके 4 साल बाद, 18 के 4 साल बाद 2022 में 24वां शीतकालीन ओलंपिक जो खेला जाएगा वो 4 से 20 फरवरी के बीच चीन में खेला जाएगा, चीन के बीजिंग में ये प्रस्तावित है। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, संभव संख्या क्या होनी चाहिए? 400 सदस्य, 500 सदस्य, 425 सदस्य, 545 सदस्य। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 500 सदस्य। अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य की विधानसभाओं की संरचना का उपबंध किया गया है। इसके अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और निम्नतम 60 संख्या निर्धारित की गई है। कम से कम 60 और मैक्सिमम 500 हो सकती है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है 362 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर, 353 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर और 375 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। इसका आंसर ऑप्शन सी 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, देश के राज्य स्तर पर जैसे जनघनत्व में देखा जाए तो बिहार का जनघनत्व सर्वाधिक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे हैं, जबकि सबसे कम जनघनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पे मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर हैं। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी पे रखने पर कैसा दिखाई देगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए काला, लाल, हरा, बैगनी। अगर हरी पत्ती कोई लाल रंग की रोशनी पे रखा जाए तो किस कलर का दिखाई देगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए काला। वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है वो वास्तव में उसी रंग को परिवर्तित करती है, शेष सभी रंगों को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। इसलिए जब हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखा जाता है तो वह काला दिखाई देता है, क्योंकि उसे परावर्तित करने के लिए हरा प्रकाश नहीं मिलता और लाल प्रकाश को वह अवशोषित कर लेता है, इसलिए वो काला दिखाई देता है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? ऑप्शन है लखनऊ समझौता, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, लाहौर समझौता। किस समझौते के द्वारा हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? लखनऊ समझौता, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, लाहौर समझौता। इसका आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ समझौता। वर्ष 1916 में लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। इनका उस समय स्पष्ट मत था कि भारत में स्वशासन केवल हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। बाल गंगाधर तिलक ही जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? H2SO4, HNO3, HCl, H2CO3। अम्लीय वर्षा में क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? H2SO4, HNO3, HCl, H2CO3। इसका आंसर ऑप्शन ए H2SO4। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्रिया करके नाइट्रिक एसिड और गंधक तेजाब बन जाता है, और तेजाब का जो फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा में अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषणों से आते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये प्रदूषण प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियों, बसों व स्वचालित वाहनों के जलाने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे H2SO4 भी कहते हैं, अम्लीय वर्षा में अधिकतम मात्रा में होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए H2SO4। ये रहे आज के 25 क्वेश्चंस। इसी के साथ इस वीडियो का अंत हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक मित्र जुड़ सकें। धन्यवाद।